हम लोग सो आई मूव टू आई एम ओरिजिनली फ्रॉम लाहौर। और हम लोग यहाँ सही। पे मैं मूव हुआ था 2003 में दुबई। जब हम 2003 में यहाँ पे मूव हुए तो मैं अपने मामू की तरफ था, फिर हम शिफ्ट हुए, फिर फाइनली हम लोगों ने एक अपार्टमेंट लिया करामा में। अब करामा जो है दैट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेबरहुड्स इन दुबई। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन टू दुबई वुड नो दिस। वो जो करामा में अपार्टमेंट था वो वो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट था। एक बेडरूम मेरे मामू के पास था, एक बेडरूम मेरे पास था। तो वहां से तो फर्स्ट नाइट आई रिमेम्बर जब हम वहां पे शिफ्ट हुए तो मेरे मामू ट्रैवल कर रहे थे, यूरोप गए हुए थे और मैं अकेला था अपार्टमेंट में। तो मैं रात को सोया हुआ था, तो मुझे मिडनाइट के आसपास ना, टाइम तो मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ये पता है कि मैं बहुत डीप स्लीप में था। तो मुझे ना अपना नाम, मेरा नाम किसने लिया, जवाद। और मैं उठा और मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा कौन है कौन है, कोई भी नहीं था, अंधेरा था पूरे कमरे में। और उसके बाद मुझे जैसे विस्पर्स की आवाजें आती है ना, जैसे कोई, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बच्चे होते हैं, जैसे वो आपस में बात कर रही है, औरत है कोई, वो आपस में वो बात कर रही है, कुछ इस तरह की मुझे एक फीलिंग आई। मैंने उसको श्रग ऑफ कर दिया, मैंने कहा हो सकता है कि दिस इज अ वन ऑफ। लेकिन उसके बाद ये चीजें जो थी वो काफी ज्यादा जो थी वो, आई स्टार्टेड नोटिसिंग दैट, आई स्टार्टेड फीलिंग एज वेल कि घर में कुछ ना कुछ चीज है। और उसके बाद फिर बाकी लोग भी जो घर में थे उनको भी फील होना शुरू हो गया। तो मैं ये 100% नहीं जानता कि वो जो भी चीज थी वो ये सारी रूहें और ये बदरूहें और ये सब कुछ नहीं था, वो जिन्नात थे। और उसकी क्या रीजन है कि मैं समझता हूँ कि वो जिन्नात थे, ये मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ। इट सेल्फ वो लोग कभी डिस्टर्ब नहीं करते थे, वो ऐसे नहीं करते थे कि आपको ऐसे लगे कि जैसे आपकी जिंदगी जो है वो खतरे में। आपको कभी ऐसे फील नहीं होता था उनके होते हुए, लेकिन आपको उनकी प्रेजेंस फील होती थी। इन द सेंस कि जब मेरी मदर वहां पे आई, मेरे फादर वहां पे आए मेरे पास रहने के लिए। मेरी मदर किचन में थी और वो कुछ खाना वगैरह बना रही थी, तो किसने पीछे से ना उनका दुपट्टा ठीक किया। तो उन्होंने मुड़ के देखा, उन्होंने सोचा कि शायद मेरे फादर होंगे, लेकिन वो मेरे फादर नहीं थे, वो कोई भी नहीं था वहां पे। फिर इसी तरह एक दफा एक और इंस्टेंस में मेरी मदर वहां पे आई थी, तो वो उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो वो रात को सो रही थी। तो वो जब सुबह मैं उनके सुबह वो उठी तो मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि रात को मेरे कमरे में आए थे देखने के लिए कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि तुमने दरवाजा खोला, अंदर आके देखा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो मैंने उनसे कहा हाँ जी ऐसा, हाँ जी मैं आया था इस तरह से, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इस तरह की बड़ी ना छोटी छोटी चीजें, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं कि आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला या गलत हो रहा है। तो फिर एक रात, सिर्फ एक रात ऐसी थी कि जिसमें मुझे इंतहाई डर लगा, उस अपार्टमेंट में और अपने कमरे में स्पेशली। ये बात है सर्दियों की। और मैं सोया हुआ था, तो रात के तकरीबन वही लेट नाइट मेरी आंख खुली और मुझे फुल पसीने आए हुए थे, बहुत ज्यादा पसीने आए हुए थे। और मेरा ऐसे दिल कर रहा था कि अगर मुझे ना इस कमरे से बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं तो मुझे कुछ हो जाएगा। यानी कि इतना सवेयर फीलिंग थी कि कि मुझे, यानी कि डर लगा हुआ था बहुत ज्यादा। तो मैं कमरे के बाहर आके खड़ा हुआ और मैं दरवाजे को फेस कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि हो क्या रहा है। और इट वॉज अ कॉरिडोर जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था। और आप यकीन करें मिनहाज, मुझे ना लेफ्ट हैंड साइड पे ना एक औरत खड़ी हुई नजर आई। और ऐसा, यानी कि वो होता है ना कि आपको लगता है इन योर पेरिफेरल विजन कि जी यहाँ पे कोई ना कोई खड़ा हुआ है। और ऐसे नहीं होता कि आपको लगे कि कोई खड़ा हुआ है, कि इट वाज लिटरली फीमेल। वो औरत थी जो वहां पे खड़ी हुई थी, और फिर मैंने मुड़ के देखा तो वहां पे कुछ नहीं था। अच्छा, उस रात मैं फिर वापस कमरे में गया, मैंने उनसे कहा कि देखिए जी, मैंने भी यहीं पे रहना है, आपने भी यहीं पे रहना है। इट वॉज अ वेरी नाइस अपार्टमेंट, इट वॉज वेरी चीप। बड़ी अच्छी हमें डील मिल गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो हॉन्टेड था इस वजह से अच्छी डील मिली थी, हमारे जानने वाले थे, उन्होंने हमें दिया था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए मैंने भी यहाँ पे रहना है, आपने भी यहाँ पे रहना है, आप भी आराम से रहे, ना मुझे तकलीफ दें ना मैं आपके लिए कुछ करूं ऐसा कि आपके लिए तकलीफ हो। तो देन थिंग्स सडनली वेंट डाउन क्वाइट अ लॉट, इन द सेंस कि इतना इतना रिलैक्स हो गया कि मैं आराम से जाके फिर सो गया। जो, यानी कि आपकी बॉडी को फील होता है कि आप रिलैक्स हो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2008 की बात है, मेरी शादी हो गई। तो मेरी वाइफ उसी अपार्टमेंट में मेरे साथ आ गई। मेरा एक कजन था पाकिस्तान में, वो भी वहां पे शिफ्ट हो गया। तो एक कमरा मेरे कजन ने ले लिया, एक कमरा मेरे पास और मेरी वाइफ के पास था। हम लोग हनीमून पे चले गए यूके।
और वहां पे घूम फिर के जब वापस आए तो आके जब देखा अपार्टमेंट में एंटर, रात का टाइम था, हम लोग अपार्टमेंट में एंटर हुए तो किचन में जाके देखा तो किचन में काफी चीजें जो थी वो पड़ी हुई थी वहां पे ना, जैसे 7 अप की खाली बोतल पड़ी हुई है, हुमस आधा खा के वो काउंटर पे रखा हुआ है, ब्रेड रखी हुई है इस तरह से। तो मेरी वाइफ को बड़ा अपसेट हुआ, उसने कहा यार आपका जो कजन है उसको ख्याल रखना चाहिए अपार्टमेंट का, ऐसी चीजें। अच्छा वहां पे एक तरबूज भी पड़ा हुआ था आधा खाया हुआ। तो तो वो कहती है कजन को आपके ख्याल रखना चाहिए, इस तरह से अपार्टमेंट में चीजें या इनके गंद फैलाने का फायदा कोई नहीं है, वो आ जाएंगे कॉकरोचेस या इस तरह से कोई और इन्फेस्टेशन हो जाएगी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैंने सब कुछ उठाया और डस्टबिन में फेंक दिया। अगले दिन मैं ऑफिस चला गया, ऑफिस से वापस आया, मेरा कजन भी आया ऑफिस से वापस, तो मैंने कजन को बोला, मैंने कहा यार देखो ये ना ठीक नहीं है, तुम्हें घर की अच्छी सफाई रखनी चाहिए। कहता जवाद भाई आप यकीन करें पिछले 3-4 रातों से ना बड़े ही कोई अजीब सा काम हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है। तो मैंने उससे कहा कि मुझे बताएं क्या क्या हुआ। तो वो कहता है कि मैं जब भी यहाँ पे चीजें रखता हूँ ना तो सुबह वो चीजें गायब होती हैं, वो चीजें यहाँ से नहीं मिलती। अच्छा उस टाइम पे आपको पता है वो बंदा जब इस तरह के माहौल में होता है, बंदा फिर वो माहौल को लाइट करने की कोशिश करता है। तो मैंने हम्म। उसको कहा, मैंने कहा हाँ हाँ रात को भी जिन्नात आए थे और उन्होंने उठा के सब कुछ डस्टबिन में फेंक दिया, तो वो सफाई करने के लिए आए थे। उसने कहा आपने फेंका, मैंने कहा हाँ। उसने डस्टबिन में खोल के देखा, मैंने हाथ सब कुछ था, तरबूज नहीं था। सब कुछ पड़ा हुआ था वैसे का वैसे डस्टबिन में, लेकिन वहां पे वो तरबूज नहीं पड़ा हुआ था। मैंने अपने हाथों से वो डस्टबिन में फेंका किचन में। हम्म। आ, तो उसके बाद इंसान को थोड़ा सा फीलिंग होती है कि कोई ना कोई चीज है। आप यकीन करें मुझे उस घर में ना आ, चबी हुई हड्डियां मिलती थी, हड्डियों के गूदे, जैसे किसी ने हड्डियां खाई भी हैं और इस हद तक चबाई भी हैं कि वो गूदा बन चुका हुआ है। मुझे ये मिलता था, जिससे मुझे काफी हद तक यकीन था कि ये जिन्नात ही होंगे, क्योंकि जिन्नात की खुराक जो है वो हड्डियां होती। मेरी मदर इन लॉ कभी आके हमारे अपार्टमेंट में नहीं रुकती थी, वो कहती थी मुझे यहाँ पे बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। मेरा ब्रदर इन लॉ भी यहाँ पे आया रहने के लिए, तो वो कहता था रात को मुझे ऐसे फील होता है कि कोई चल के गया है कॉरिडोर में। तो इस तरह की काफी हमारे साथ वाकयात हुए, लेकिन कभी ऐसा, यानी एक्सेप्ट फॉर दैट वन नाइट, कभी हमें ऐसी फीलिंग नहीं आई कि कोई ऐसी चीज है जो हमें नुकसान पहुंचाएगी। अच्छा वी लेफ्ट दैट अपार्टमेंट, हम लोग ऑस्ट्रेलिया मूव हो गए, फिर हम वापस दुबई आ गए। फिर इन द रीसेंट टाइम्स 2001 में हम लोग सफा में, यहाँ पे बड़ा एक पॉश एरिया सफा, वहाँ पे पुराना एरिया लेकिन ज्यादातर लोकल्स रहते हैं, तो हमने वहाँ पे एक बड़ा विला लिया, 5 बेडरूम का विला था, नया बना हुआ था। आ, अच्छा मुझे ना थोड़ा सा एहसास हो जाता है, अगर कहीं पे भी कोई भी चीज मैं कहीं पे भी मैं जाता हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सी फीलिंग हो जाती है कि यहाँ पे कुछ है, और मुझे ये भी फील हो जाता है कि क्या है उस अपार्टमेंट उस विला पे। और दैट्स अ वेरी पॉश विला, इनके मार्बल फ्लोर्स एंड एवरीथिंग। वो जो हमारे ओनर थे हैं वो बहुत बड़ी फैमिली है, नबूदा फैमिली है यहाँ पे, उनके हैं। तो इस वजह से मैंने नाम लिया क्योंकि उनके बहुत है। हम्म। तो हम स्पेसिफिकली ना, मैं एक रात को अपने दोस्त को दिखाने के लिए गया बिफोर वी मूव्ड इनटू दैट अपार्टमेंट, और वहां पे लाइट नहीं थी, एंड वी टर्न ऑन द टॉर्च लाइट्स फ्रॉम आवर फोन बिकॉज आई वांटेड टू गेट दैट फीलिंग कि कुछ है तो नहीं। एंड आई डिडंट फील एनीथिंग एट ऑल, एंड इट वाज सो सरप्राइजिंग दैट आई डिडंट फील एनीथिंग एट ऑल। और मैंने कहा सब कुछ ठीक है, हम लोग उस घर में मूव हो गए। मैं था, मेरे 3 बच्चे हैं, वाइफ है, मेरा ब्रदर इन लॉ भी हमारे साथ मूव हुआ, हमारा एक छोटा पपी था वो भी हमारे साथ मूव हुआ। आ, पहले हफ्ते में ना मुझे मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उन्होंने कहना शुरू किया कि रात को ना मुझे लगता है कि बाहर कोई कॉरिडोर में चलता है। तो मैंने उसको कहा, और वो ये कहता कि रात को ना वो जो हमारी जो डॉग थी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल डॉग, इट वाज अ पॉम्स्की, पोमरेनियन और हस्की का मिक्सचर था। वो जाके ना दरवाजे के पास खड़ी हो जाती थी अलर्ट होके, दरवाजा बंद होता था लेकिन वो उसके पास जाके अलर्ट होके खड़ी हो जाती। तो मुझे वो भाई ने कहा कि यार रात को ना यहाँ पे कोई चलता है, और मैं इवन देखता हूँ कि जॉय जो है, जो हमारी डॉग है, वो भी जाके परेशान होती है कि यहाँ पे कोई है, और फिर छुप के आके बेड के नीचे छुप। तो मैं उसको ये कहता था कि नहीं यार रात के टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे कोई ऐसी फीलिंग नहीं हो रही थी, तो द हाउस इज गुड। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ, इट वाज अ बिग, इनके नीचे एक बहुत बड़ा टीवी लाउंज था, ऊपर भी बहुत बड़ा टीवी लाउंज था।
हमारे पास ना ऊपर जो टीवी लाउंज था उसमें बीच में टीवी पड़ा हुआ था, साइडों पे दो बाउल्स पड़े हुए थे। वो बाउल्स शीशे के थे। अब वो जिस तरह शीशे का एक बाउल होता है ना, उसी तरह उसी का पोर्शन नीचे भी था, उसी शेप में। आ, के ऊपर और नीचे का पोर्शन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम था, शीशे का बना हुआ और राउंड और खुला हुआ, नीचे से खुला। तो दोनों पड़े हुए थे दोनों साइडों पे। एक दिन मैं नीचे बैठा हुआ था तो मुझे इस टाइम तक हमने घर में कैमरे लगा लिए थे। तो एक दिन मैं और नीचे कितना बैठा टाइम हुआ हो था। चुका था आपको इस घर में मूव हुए हुए? नहीं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, तकरीबन मेरे ख्याल में 8 महीने हुए होंगे। अच्छा, 8 महीने हुए थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है एक, मैं बताना भूल गया आपको। जब हम इस घर पे मूव हुए तो मैंने अपनी मदर को ना उस पे लिया, वीडियो चैट पे। और मैं उनको घर दिखा रहा था। जब मैं उनको घर दिखा रहा था तो मैं जब ड्राइंग रूम में गया तो मेरी मदर ने कहा कि ये वो तुम्हारा बेटा बैठा हुआ है सामने। तो मैंने कहा नहीं, वो तो है ही नहीं, यहाँ पे खाली है, कोई भी नहीं बैठा हुआ। तो वो कहते नहीं नहीं, मैंने बच्चे को देखा है बैठा हुआ होता ड्राइंग रूम में ना, वो सोफे पे। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आपको ऐसी गलत फहमी होगी। तो आई जस्ट ब्रश्ड इट ऑफ। और उसके बाद हम लोगों ने फिर कैमरे लगा लिए पूरे अपार्टमेंट में, अंदर भी बाहर भी। अच्छा, मैं नीचे बैठा हूँ टीवी लाउंज में, मिनहाज इतनी ऊंची आवाज आई कि जैसे कोई चीज फटी है। यानी कि इट वाज सच अ लाउड नॉइज कि मैंने ना फौरन दौड़ लगा दी देखने के लिए कि ऊपर कुछ हो तो नहीं रहा। हमारी जो मेड थी उसने भी दौड़ लगा दी। जब हम ऊपर गए हमने जाके देखा तो वो जो बाउल था ना शीशे का, वो जो उसका ऊपर वाला पोर्शन था ना, यानी कि इट वाज बेसिकली टू सेम पोर्शंस दैट वाज स्टक टुगेदर। और शीशे के मुंह उसका खुला हुआ था और राउंड था। तो वो नीचे वाला पोर्शन जो था वो फट गया हुआ था, लिटरली फट के शटर हो गया हुआ था। और ऊपर वाला पोर्शन जो था वो वैसे का वैसे फर्श पे पड़ा हुआ था। और उसके अंदर पॉटपोरी भी पड़ी हुई थी, और एक पॉटपोरी जो थी वो नीचे भी नहीं गिरी हुई थी। तो इट वाज, यानी कि मैंने देखा, मैंने आसपास पर्दा देखा, मैंने कहा पर्दा ही से लग के हो गया होगा, हवा की वजह से हो गया होगा। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई ना कोई वजह तो होगी। लेकिन कोई रीजन नहीं समझ में आई, कुछ नहीं समझ में आया। अच्छा, कैमरे लगे हुए थे और एन एंगल ऑफ अ कैमरा वाज एक्चुअली कैप्चरिंग दैट, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई टू चेक द कैमरास, क्योंकि मेरा था कि अगर मैंने देख लिया तो मैं उसके बाद शायद नहीं रह सकूंगा। आ, ये वाकया हुआ। उसके बाद मेरी बेटी पे बहुत ज्यादा असर होना शुरू हो गया था। मेरी बेटी जो थी उसका अपना कमरा था। वो शी वाज यंग, शी वाज अराउंड 10, शी वाज अराउंड 11 और 12। उसको उसको डर लगता था। वो एकदम से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। वो बदतमीज होती जा रही थी। वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी, वो सारा टाइम अपने कमरे में रहती थी। तो मुझे ना ये उसके वो जो मूड स्विंग्स थे जो बेसिकली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि टीनेजर्स में आते हैं, लेकिन 10 साल में। हाँ, लेकिन 10 साल में नहीं आते। तो मैं थोड़ा सा परेशान था। तो मैंने एक रात वो मेरे पास आई है, मुझे आके कहती है कि बाबा मुझे डर लग रहा है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं आपके साथ सो जाता हूँ। तो मैं उसके साथ जाके बेड पे सो गया। मैंने आज रात को मुझे ख्वाब आया। और ख्वाब ये था कि उसके बेड के साथ ही ना विंडो थी जो बाहर खुलती थी। और उस विंडो के साथ ही एक दरख्त था। और उस दरख्त की जो शाखें थी ना वो विंडो तक आती थी। तो मुझे रात को ऐसे ख्वाब में आया कि जैसे कोई दरख्त की शाखों पे चलता हुआ आया है, उसने खिड़की खोली है और खिड़की खोल के वो अंदर आया है। और वो अंदर खड़ा होके मुझे भी देख रहा है और मेरी बेटी को भी देख रहा है। हम दोनों को देख रहा है। और उसके बाद वो इसी तरह विंडो पे चढ़ता है, विंडो बंद करता है और बाहर चला जाता है। और वो इतना रियलिस्टिक ख्वाब था कि मैंने मैं नहीं बताया अपनी वाइफ को भी, अपनी डॉटर को भी, कि वो बहुत ज्यादा डर जाएंगे। लेकिन when आज it was literally I was seeing myself in the dream lying on the bed next to my daughter, which was a very strange feeling. मुझे आइडिया हो गया था कि अब यानी कि चीजें जो है वो अब नेगेटिवली इम्पैक्ट करना शुरू हो गई हैं। बच्चों पे भी इम्पैक्ट करना शुरू हो गई थी और हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया था। आ, फिर हमने किसी आमिल से बात की, उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि आपके शायद है कोई या इस तरह से। तो ही डिडंट टेक एनी मनी बट ही डिड समथिंग एंड ही सेड एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन चीजें जो हैं वो खत्म नहीं हुई। इन द सेंस कि एक दिन ना हम लोग सो रहे थे, बेड पे लेटे हुए थे, मोबाइल यूज कर रहा था मैं भी, वाइफ भी।
दरवाज़ा हमने खोला हुआ था, तो बाहर से आवाज़ आई कोई। तो मेरी वाइफ़ ने कहा कि आप जाके देखें कि क्या है। तो मैंने जाके देखा तो मुझे एक औरत नज़र आई जो बच्चों के कमरे के बाहर खड़ी हुई थी। लिटरली मुझे एक औरत नज़र आई जो बच्चों के कमरे के बाहर खड़ी हुई थी। ऑफ़ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा औरतों को देख रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही था ऐसे ही था, यानी कि लिटरली ऐसे ही था। मुझे यानी कि मुझे पता है कि मैंने कुछ देखा, और वो होता ये है कि आप देखते हैं और फिर 1 सेकंड में वो चीज़ गायब हो जाती है, कि आपको डाउट और में आ वो जाता जो है कि आप औरत देखी वो वाज शी फेसिंग द डोर और यू? नो, शी वाज़ फेसिंग द डोर। और उस टाइम पे तीनों बच्चे एक ही कमरे में सो रहे थे और शी वाज़ स्टैंडिंग राइट आउटसाइड दैट डोर। अ, तो फिर मैंने वापस आके मैंने अपनी वाइफ़ से ज़िक्र किया। मैंने उनसे कहा कि ऐसे-ऐसे लग रहा है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है, तो हमें इसका कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमने आमिल से बात की। एंड देन वी डिसाइडेड दैट वी नीड टू लीव द हाउस, एंड वी नीड टू फाइंड समवेयर एल्स टू मूव। तो जब हम मूव करने से थोड़ा से पहले की बात है कि मेरी वाइफ़ गई बच्चों पे चेक करने के लिए, क्योंकि तीनों बच्चे एक ही कमरे में सो रहे थे। तो मेरी वाइफ़ कहती हैं कि मैंने जब दरवाज़ा खोला और मैं अंदर गई हूँ, तो मैंने देखा है कि 2 बच्चों के बीच में से एकदम से कुछ चीज़ उठी है और उसने दौड़ लगा दी। जब उन्होंने दरवाज़ा खोल के अंदर गई हैं ना, तो वो कहती हैं मैंने लिटरली ऐसे फ़ील किया कि कोई चीज़ दोनों बच्चों के बीच में से उठी है और दौड़ लगा। उसके बाद फिर हम लोगों ऑनेस्टली हम लोगों को बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। वी स्टेड देयर फॉर अबाउट 2 इयर्स। अ, और वाक़यात जो थे वो बहुत जल्दी शुरू हो गए थे। फिर हालात वग़ैरह भी ख़राब होने शुरू हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंट किस्म के प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए थे। तो हम लोगों को बहुत अरसा पहले ही वो घर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं छोड़ा। अच्छा, उसी घर के पीछे वो जो है, जो ओनर है, उनकी बेसिकली वो कंपाउंड था चार विलास का। उसके पीछे वाले में उनकी जो बेटी थी, उसका भी ऑफ़िस था, जो ओनर हैं उनके। बहुत बड़ी फ़ैमिली है यहाँ पे। अ, तो उनका भी बिज़नेस कभी चलता ही नहीं था। वो बार-बार अपना बिज़नेस चेंज करती रहती थीं और उनका बिज़नेस कभी भी नहीं चलता था। तो आई डोंट नो इफ दैट वाज़ बिकॉज़ ऑफ दिस कि अच्छा, हमने वो अपार्टमेंट छोड़ दिया और हम एक कोई इंडियन फैमिली थी, वो बेसिकली 4 कंपाउंड थे, तो एक भाई ने एक ले लिया और दूसरे भाई ने हमारा वाला ले लिया। तो मेरा अक्सर वहाँ से गुज़र होता है, तो वो जो हमारे सामने वाला था, उधर तो उसका भाई शिफ्ट हो गया। दिस इज़ 2 इयर्स बैक। और जो हमारा वाला है, वो ऐसे का ऐसे खाली पड़ा हुआ है। वहाँ पे अभी तक कोई शिफ्ट नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम मिन्हाज, मेरा नाम शुमाइला है और मैं आपके साथ एक अपना वाक़या शेयर करना चाह रही हूँ। मैं दुबई में रहती हूँ और मेरी 2001 में शादी हुई थी और मैं अपनी शादी के फ़ौरन बाद दुबई सेटल्ड हो गई थी। और मेरे हस्बैंड ने दुबई में ही एक फ़्लैट लिया था जो कि करामा में था और उसका नाम 7000 बिल्डिंग था। और एक्चुअली उसकी हिस्ट्री ये है कि उस वो जो है गवर्नमेंट फ्लैट्स थे और गवर्नमेंट ने वो 7000 दिरहम्स में मतलब शायद रेंट आउट किया था लोगों को वहाँ के, लेकिन वहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने वो ख़रीद के और फिर ये कि ख़ुद से रेंट पे देना शुरू किया था लोगों को। तो जो हमें जो जिस बंदे ने दिया था वो ख़ुद बंगाली फैमिली से था। वो एक्चुअली फ्लैट जो थे वो 2 बेडरूम हॉल थे, लेकिन हमें 1 रूम मिला था, 1 बेड हॉल मिला था। 1 रूम में उसने अपना सामान बंद करके रखा था। मैं जो है एक ही रूम यूज़ करती थी। मेरा हॉल जो है वो खाली रहता था, उसमें सिर्फ़ एक कारपेट बिछा हुआ था और एक जो एक्स्ट्रा कारपेट जो बच गया था वो रोल होके पड़ा हुआ था। बाकी मैं एक वॉशरूम, एक किचन और एक मेरा रूम था। उस रूम में मेरा अपना सामान रहता था, फर्नीचर था और मैं वो सिर्फ़ वही रूम यूज़ करती थी और उसके साथ एक बालकनी थी, जो कि बाहर रोड पे खुलती थी। मैं 7th फ्लोर पे रहती थी और आपको पता है कि शादी करके फ़ौरन आई थी और एक वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा शोर शराबा हंगामा कराची में। और एकदम से जब मैं दुबई मूव हुई तो यहाँ का जो सुकून और यहाँ जो इतना साइलेंट टाइप का जो माहौल था वो मुझे यहाँ बहुत स्केरी लगता था और मैं सो नहीं पाती थी। तो शुरू में जब मैं आई थी तो कुछ करने को भी यहाँ नहीं होता था, तो मैं कोशिश करती थी कि अपने हस्बैंड के जाने के बाद मैं थोड़ी देर सो जाऊँ। और मैं यूजुअली क्या करती थी कि मैं टीवी पे कोई इस्लामी चैनल लगा लेती थी। उस वक़्त चैनल्स भी इतने ज़्यादा नहीं थे। कोई जो है सऊदी चैनल लगा के और उसपे मैं लगा के आहिस्ता आवाज़ में और मैं सो जाती थी।
मुझे याद है अच्छी तरह से जो मैंने देखा मेरी शादी के तकरीबन समझ लें 18-19 दिन के बाद मैं जब रह रही थी यहाँ पर, उसके बाद का वाक़या है कि एक दिन मैं सुबह सो रही थी और आई थिंक 1 आध घंटा मुझे सोए हुए हो गया था। मेरे हस्बैंड 7:30 घर से निकल जाते हैं और मैं सो रही थी और मेरा जो रुख है, मैं करवट लेके सो रही थी और मेरा रुख जो है वो हॉल की तरफ था। यानी मुझे अपने रूम से, अपने रूम के दरवाजे से अपना हॉल नज़र आता था। मैं ऐसे सो रही थी और मैंने जो देखा, और मेरा मेरा रूम में जो है वो टीवी भी ऑन था। मैंने देखा कि एक चीज़, एक हेवला है, एक समझ लें एक चीज़ है ऊंची सी, जो कि जो है समझ लें फ्लोर से थोड़ा ऊंची हुई हुई है और वो वहाँ से निकली है और वो शेडो टाइप का है, एक शेडो है और वो एक निकला है और वो हॉल से होकर और मेरे रूम में अंदर आया है। और वो पहले तो वो बहुत स्लो था और उसका चलते चलते जब वो मेरे रूम के दरवाजे तक आया है, उसके बाद उसकी जो है ना रफ्तार में थोड़ी सी तेज़ी आई और वो एकदम से तेज़ी से होते 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 जो है ना, और मैं देख रही हूँ कि वो होते होते चलते हुए समझ लें वो घूमते हुए मेरे बैक साइड पे आ गया, लाइक मेरे बैक पे आ गया। सामने से मैं देख रही हूँ और वो मेरे बैक पे आ गया और वो ऐसा था कि समझ लें कि कोई शेडो है जो बहुत ब्लैक टाइप का है, बट उसमें जो है कोई चीज़ जो है ना वो लाइटनिंग टाइप की हो रही है, लाइक उसमें कोई चीज़ जल रही है और बुझ रही है बाकायदा। ऐसा फील होता है जैसे उसमें कोई चीज़ जल रही है और बुझ रही है। वो ऐसा हो रहा था, मतलब कंप्लीटली वो जो है एक एक ब्लैक टाइप का शेडो नहीं फील हो रहा था। जब वो मेरे बैक साइड पे आने की, जब तक मेरे तक पहुंचे, वो उस बहुत ज़्यादा उसकी रफ्तार तेज़ हो गई और मैंने उस वक्त देखा, उस वक्त जो मैंने हल्का सा नज़र घुमा के देखा है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी आज भी वो फीलिंग्स होती हैं कि मैं कांट एक्सप्लेन टू यू कि वो मैंने देखा उस वक्त, मुझे लगा कि मैंने उसको बाकायदा उसका एक हेवले में से भी एक समझ लें एक शेप बनी थी उसकी, जैसे चेहरे की शेप होती है उस तरह का। मैंने देखा कि वो चीज़ मेरे ऊपर झुकी हुई है और उसके हाथ हैं और वो मुझे मेरी बैक पर जो है वो स्क्रैचिंग टाइप का उसने मतलब लाइक मुझे करना शुरू किया दोनों हाथों से मेरी बैक को। और वो इतना ज़्यादा झुका हुआ था कि मुझे फील हो रहा था कोई डार्क सी चीज़ मेरे ऊपर झुकी हुई है और वो उसने मेरे बैक को मेरे जो है इस तरह से जो है ना वो स्क्रैप टाइप करना शुरू किया है। और मैं कह रही हूँ कि मैं उठ रही हूँ, मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ और मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैं बिल्कुल हेल्पलेस हुई हुई हूँ। और मुझे बहुत टाइम लगा, जब मैं बहुत ताकत लगा के मैं घूमी हूँ तो वो चीज़ वो गायब हो चुकी थी। अब बहुत देर तक मैं उसी हालत में पड़ी रही हूँ अपने रूम में, क्योंकि मैं बिल्कुल सुन हुई थी और उस हालत में ये आप यकीन करें कि एसी चल रहा होता है यहाँ पर और मुझे पसीने आ रहे थे और मैं बिल्कुल शिवरिंग कर रही थी उस टाइम पे। मुझे फील हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा किसी ऐसी चीज़ के अंडर आ गई हूँ जो कि मैं बर्दाश्त से बाहर है। मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था रूम में उस दिन और मैं बहुत ज़्यादा स्केर्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्केरी सा एक फील हो रहा था मुझे उस रूम में उस वक्त बैठ के। और मैंने फ़ौरन फिर अपने हस्बैंड को फ़ोन मिलाया और मैं उस वक्त बिल्कुल मेरा दिमाग कोई काम नहीं कर रहा था, मैं इस कदर डरी हुई थी जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने उठ के फ़ौरन अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और उनको बताया कि मैंने इस तरह फ़ील किया। उन्होंने हंस के टाल दिया, उन्होंने कहा बस तुम ऐसी डर गई हो, तुमने दुआएं नहीं पढ़ी होंगी। और मैं भी थोड़ा सा वो हो गई, मैंने कहा हो सकता है कि मैं डर गई हूँ, क्योंकि एक चीज़ होती है स्लीप पैरालाइज, हो सकता है मुझे वो चीज़ फील हुई। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को भी यही कहा कि मैं सब चीज़ें देख रही हूँ, मैं टाइम देख रही हूँ, 9:15 बज रहे हैं, मैं अपना रूम देख रही हूँ, हर चीज़ अपनी जगह पे। जब आप सो रहे होते हैं और आप स्लीप पैरालाइज होता है तो आप हर चीज़ अपनी जगह पे नहीं देखते हैं। मैंने वो सब चीज़ें अपनी जगह पे देखी हैं। मेरी बैल्कनी का दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं बाकायदा देख रही हूँ, मैंने हॉल की तरफ मुँह किया हुआ है, मैं देख रही हूँ, हर चीज़ मुझे फील हो रही है, सब चीज़ अपनी जगह पे है। तो मेरे हस्बैंड ने उस वक्त इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस वाक़ये के बाद मैंने फिर ये किया कि मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम जो है वो तेज़ करके मैं अपने एसी उसका टीवी का सोती थी, ताकि मेरे कानों में वो जो है ना आदत हो गई थी मुझे कि वो मैं आयतें और वो रुकैया चला के और इस तरह से सोती थी और कुरानी आयतें सुनती थी। इस तरह से मुझे आदत पड़ गई थी इस तरह, और काफ़ी साल तक मैं इसी तरह सोई हूँ और वो मुझे आदत हो गई थी, मैं उसी तरह सोती थी। और
मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि कितनी तेज़ आवाज़ है। उसके बाद 2-3 हफ़्ते के बाद मेरे इन-लॉज़ आए, मेरे सास-ससुर आए और वो बहुत दीनदार जो हैं माशाल्लाह हैं, और उन्होंने वो बहुत ज़्यादा तबलीगी भी हैं। उन्होंने जो है शायद ख्वाब में कुछ चीज़ें फ़ील की। उन्होंने कहा कि या मुझे यहाँ पे किसी चीज़ की, किसी आदमी की प्रेज़ेंस फ़ील हुई है जो कि हिंदू है, और उन्हें बताया है कि एक आदमी है जो कि तहबंद बाँधा हुआ है, और वो यहाँ पे जो है पंडित टाइप के जो होते हैं उस तरह का उन्होंने कुछ देखा इस तरह से। और उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ देखा है और वो मुझे नमाज में तंग करता है। 1-2 मरतबा उन्होंने कहा कि उसने मुझे वज़ू बनाते हुए पुश भी किया बेसिन पे। और वो नींद में भी वो डर जाते थे, या नींद में भी वो फ़ील करते थे कि कोई चीज़ सामने है उनके उनके रूम में भी, जब जो हमने उनको दूसरा रूम दे दिया था तो उसमें वो रहते थे। जब उन्होंने हमसे डिस्कस किया तो फिर मैंने उनको बताया, क्या क्या आपने भी ऐसा फ़ील किया अब्बू? तो उन्होंने कहा कि आपने क्या फ़ील किया बेटे, आपने क्या देखा? तो मैंने उनको बताया कि मैंने ये चीज़ देखी है। तो उन्होंने फिर मेरे हस्बैंड को जो है स्कोल्ड किया कि आपने इस चीज़ को क्यों नहीं सीरियस लिया? जब वो बच्ची आपसे कह रही थी कि इस तरह से कंप्लेन की थी, आपको सोचना चाहिए था और देखना चाहिए था। तब मेरे हस्बैंड ने उनको ये बात बताई कि जब जिस बंगाली से ये फ्लैट लिया था उसने ये बताया था कि ये इस घर में कुछ चीज़ों की प्रेजेंस फील होती है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने इस बात को सीरियसली लिया, और मेरे फिर ससुर ने और मेरे हस्बैंड ने मिलके फ़ौरन दूसरा घर देखा, और फिर उसके बाद हम समझ लें 15 दिन के अंदर हमने दूसरा घर लिया और हम दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हुए। जी, अस्सलाम वालेकुम मिनहाज। आपको और सभी सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरा नाम अरफ़ात है, अरफ़ात खालिद, और मैं ये वाक़या आपको दुबई से भेज रहा हूँ। तो ये वाक़या है आज से तकरीबन 5 साल पहले का, 2015 का दुबई का ही वाक़या है ये। और जब मैं नया दुबई गया था, मेरी जॉब लग गई थी एज़ एन IT स्पेशलिस्ट। तो जब बंदा किसी नई जगह पे जाता है तो उसे थोड़ा टाइम लगता है उस जगह के बारे में जानने का। तो इतना तो खैर सभी को पता होगा कि दुबई में रहाइश काफ़ी ज़्यादा महंगी है, और मुझे उस वक्त एक रूम में 6 बंदों के साथ एज अ बैचलर रहना पड़ रहा था। और वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी था, क्योंकि हमें मतलब कराची वालों को इतनी आदत नहीं होती है इस तरह से एक ही रूम में इतने सारे लोगों के साथ रहने की आदत नहीं होती है। तो 2 महीने बाद तकरीबन मुझे पता चला कि एक फ्रेंड था मेरा, हिंदू फ्रेंड फ्रॉम कराची, और उसका नाम संजेश था। तो वो भी एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा था, और ही वाज वर्किंग इन अ कॉल सेंटर। तो उसकी नाइट शिफ्ट्स होती थी और मैं जो है वो डे की जॉब करता था। तो हमने एक अपार्टमेंट ढूंढा, 2 BHK का अपार्टमेंट था, और मेरे ऑफ़िस के ही करीब मुझे वो अपार्टमेंट लकीली मिल गया। वॉकिंग डिस्टेंस था मेरे ऑफ़िस से मेरी रहाइश और ऑफ़िस के बीच में, लाइक हार्डली 2 मिनट्स की वॉक होती थी। तो मैं आपको थोड़ा सा एड्रेस भी बता दूं कि मेरी रहाइश और या मेरा ऑफ़िस किधर था। मेरा ऑफ़िस था एट्रियम सेंटर में, और एट्रियम सेंटर पड़ता है बर्द दुबई में। अल-फहीदी मेट्रो स्टेशन और बर्जुमान मेट्रो स्टेशन के बीच में एक बैंक स्ट्रीट, एक जगह है बैंक स्ट्रीट कहलाती है। तो वहीं पे मेरा ऑफ़िस था, और उसके तकरीबन 2-3 बिल्डिंग्स छोड़ के मेरी रहाइश थी। तो 3rd फ्लोर पे हमने एक अपार्टमेंट लिया, 2 BHK अपार्टमेंट। तो 2 BHK का ऐसा रहता है कि एक बेडरूम होता है, उसमें एक वॉशरूम होता है, एक हॉल होता है जो हम उसको डाइनिंग हॉल एज अ डाइनिंग हॉल यूज़ करते थे, और वहीं पे LED लगी होती थी, और उसी के साथ एक अटैच किचन होता था और एक पाउडर वॉशरूम होता था। तो वाक़यात का सिलसिला यहाँ से स्टार्ट हुआ कि स्टार्टिंग का 1 वीक वाज लाइक वेरी नॉर्मल, कुछ भी नहीं हुआ, एवरीथिंग वाज फाइन। मैं जब सुबह 7 बजे ऑफ़िस के लिए निकल रहा होता था तो मेरा दोस्त उस वक्त जॉब से वापस आ रहा होता था। तो हम लोग की क्योंकि ऑफ टाइमिंग्स थी, तो वाक़यात का सिलसिला यहाँ से स्टार्ट हुआ कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट हुआ। जैसे कि मैं जब नहाने जाता था सुबह और घर में कोई नहीं होता था, तो लिटरली बाहर से कोई स्विच लाइट का बंद कर देता था, और बाकायदा स्विच की आवाज़ भी आती थी, ठक करके एक आवाज़ आती थी कि मतलब लिटरली जैसे लाइक किसी ने बंद किया हो। तो ये चीज़ मेरे साथ मैंने नोट किया, लाइक कंटिन्यूसली होने लगी। तो मैंने अपने रूममेट से पूछा कि उसके साथ भी क्या यही प्रॉब्लम होती है। तो उसने बोला कि नहीं, उसके साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फिर इवेंचुअली जब मैं दूसरा वॉशरूम यूज़ करता था तो उसमें भी यही चीज़ होती थी कि जब मैं जाता था तो उसके हार्डली 2 से 3 मिनट बाद लाइट बंद कर देता था कोई बाहर से। तो ये काफ़ी स्पूकी था। तो मैं इसमें कुछ स्टार्टिंग में एट दैट टाइम आई यूज्ड टू थिंक कि यार इसका कोई साइंटिफिक रीज़न होता होगा कि स्विच गर्म हो जाता होगा, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता होगा। बट इट डजंट मेक सेंस कि दोनों वॉशरूम्स का एक साथ ऐसा होना। देन फिर वहाँ पे एक बड़ी वियर्ड चीज़ ये होती थी कि
हमारे पास हमने वहाँ पे 2 वॉल क्लॉक्स लगाई हुई थी, काफ़ी बड़ी थी वॉल क्लॉक और एक जो नॉर्मल होती है। तो हम उसमें जब सेल डालते थे तो वो एक ही टाइम पे रुक जाती थी। लाइक एक दिन चलेंगी, 2 दिन चलेंगी। लेट्स सपोज अगर 7 बज रहे हैं तो दोनों घड़ियाँ एक ही टाइम पे रुक जाती थी। 7 बज रहे होते थे दोनों घड़ियों में, फिर निकालते थे हम, सेल चेंज करते थे, फिर टाइम सेट करते थे, फिर वो रुक जाती थी दोनों एक साथ। जैसे लाइक 10 बज रहे हैं तो 10 बजे रुकी हुई है। तो ये काफ़ी वियर्ड सी चीज़ थी कि इवन हम लोगों ने फिर सेल डालना ही बंद कर दिया था कि क्योंकि बिकॉज हम वी हैव सेल फोन्स, तो हम इसमें टाइम देख लेते थे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो फिर थर्ड चीज़ ये हुई काफ़ी स्पूकी सी कि मैं ऑफिस से जब आया हूँ तो मेरा जो रूममेट है वो निकल रहा होता था जॉब के लिए शाम में। तो हम लोग का जो डोर था वो ऐसा जो सर्कुलर वाला हैंडल होता है वो था उसमें। तो मैंने जैसी चाबी लगाने के लिए किया तो वो ऑटोमेटिकली अंदर से लॉक घूमा और वो खुद ब खुद खुल गया, और मैंने अभी चाबी लॉक में लगाई भी नहीं थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि मुझे लगा शायद मेरा फ्रेंड जो है, मतलब रूममेट जो है, वो प्रैंक कर रहा है मेरे ऊपर, पर ऐसा नहीं था और वो सो रहा था। तो जो है ये भी काफ़ी वियर्ड था, इसको भी मैं काफ़ी दिनों तक सोचता रहा कि यार ये क्या है, और इसका बहुत मैंने लॉजिक लगाया लेकिन किसी कंक्लूजन पे मैं पहुंच नहीं पाया। तो हद यहाँ पार हो गई। एक दफ़ा ऑफ वर्किंग आवर्स में मेरे पास कॉल आती है मेरे रूममेट की, और वो मुझसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, ड्रिंकिंग हैबिट से इतनी प्रॉब्लम थी, तो तुम मुझे बता देते। तो मैंने उसको यही कहा कि नहीं यार, मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो कहता है कि नहीं, तो तुमने तो सारी मेरी बॉटल्स तोड़ दी हैं। तो मैंने कहा नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और जब मैं सुबह ऑफिस जा रहा था वाकई ऐसा कुछ भी नहीं था। एवरीथिंग वाज फाइन, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो उस पर थोड़ी मेरी और रूममेट की बहस हुई। तो जब आया हूँ ऑफिस से तो मैंने वाकई देखा कि सारी बॉटल्स वगैरह सब टूटी पड़ी हुई थी। तो खैर वो फिर बात हो गई, हम दोनों ने मतलब इग्नोर कर दिया कि नहीं, हो गया होगा, कुछ मिस्टेक हो गया होगा, समथिंग। देन हद यहाँ पे पार हुई कि एक दफ़ा मैं सो रहा था तो फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो कि व्हाट इज स्लीप पैरालिसिस। तो सुना बहुत था लेकिन वो मैंने फ़र्स्ट टाइम उसको एक्सपीरियंस किया। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं काफ़ी गहरी नींद सो रहा था और एंड आई वाज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड विद समथिंग कि कोई चीज़ मेरे पैरों से टकरा रही थी, कोई बड़ी नरम मुलायम सी चीज़ थी और वो मेरे पैरों से टकरा रही थी एंड आई वाज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, आई वाज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। तो मैंने आंखें खोली तो मैं क्या देखता हूँ कि एक ब्लैक ड्रेस में एक लड़की खड़ी है और उसके बाल आगे आए हैं, उसके बाल इतने लंबे कि मैं बेड पे लेटा हूँ लेकिन उसके बाल इतने लंबे कि मेरे पैरों से टकरा रहे हैं, और वो चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। एंड एट दैट टाइम मैं अपना हाथ पैर मूव नहीं कर पा रहा था, कुछ भी नहीं, और मुझे आइडिया हो गया था कि इट्स ओके, इट्स अ स्लीप पैरालिसिस। तो मैं देखता हूँ कि उस लड़की के दोनों हाथ बाकायदा लंबे होते हैं और एक हाथ वो मेरे रखती है लेफ़्ट शोल्डर पे और एक हाथ से वो मुझे चोक करना शुरू होती है। तो मैं जो भी मुझे आयतें वगैरह आती थी, मैंने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी। तो मतलब ये तकरीबन चला होगा तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए ये चीज़ चली। उसके बाद फिर वो एवरीथिंग वाज फाइन, एवरीथिंग गॉट नॉर्मल। देन फिर मैं काफ़ी देर बैठा रहा अपनी जगह पे, अपने बिस्तर पे, सोचता रहा कि ये हुआ क्या था। देन फिर मैं जब वॉशरूम गया हूँ तो मुझे हल्का सा पेन फील हुआ अपने लेफ़्ट शोल्डर में। तो मैंने देखा कि मेरे शोल्डर पे 4 उंगलियों के निशान थे। सो दिस इज़ रियली स्ट्रेंज क्योंकि स्लीप पैरालिसिस में आई डोंट थिंक कि आफ्टर स्लीप पैरालिसिस कोई ऐसी चीज़ रह जाती है कि एज एन एविडेंस। तो ये काफ़ी अजीब था, ये मुझे समझ में भी नहीं लगा कि था क्या, कि जो है स्लीप पैरालिसिस हुआ मेरे साथ। और फिर एक बाकायदा मुझे एविडेंस मिल रहा है कि जहाँ पे उस चीज़ ने हाथ रखा था तो उसके हाथों के निशान थे, उंगलियों के निशान थे मेरे लेफ़्ट शोल्डर पे। तो ये काफ़ी वियर्ड था। देन हद यहाँ पार हो गई कि एक दफ़ा हाँ नहीं, इससे पहले एक और वाक़या हुआ था। इससे पहले ये हुआ था कि मैं अपने रूम पे आया हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा जो रूममेट है, इट वाज फ्राइडे को ऑफ होता है। तो मैं देखता हूँ कि मेरा रूममेट सो रहा है लेकिन उसने गाने चलाए हुए, सॉन्ग्स प्ले किए हुए कुछ सिस्टम में। तो मुझे काफ़ी अजीब लगा कि यार ये सो रहा है लेकिन इसने मतलब स्पेशली गाने लगाए हुए बाकायदा। तो मैंने उसको बंद कर दिया। तो फिर मैंने उससे बाद में पूछा कि मतलब ये क्या था। तो उसने कहा नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही मैं बस सुनते सो गया था जनरली। तो ऐसा 2-3 बार और हुआ था लेकिन उसने मुझे बताया नहीं कि मतलब ये रीज़न क्या था इसके पीछे।
तो लास्ट जो चीज़ मुझे स्टिल याद है कि मेरे साथ जो हुई थी वो ये हुई थी कि मैं सो रहा था और मेरी आँख खुली है जैसे कोई लकड़ी की मेज़ खिसकाता है। तो इस चीज़ से मेरी आँख खुली तो मुझे समझ नहीं आया कि मतलब ये किस चीज़ की आवाज़ है, क्या है। तो मैं बहुत ज़्यादा नींद में था, मैं उठ के बैठा हूँ तो मैं अपने हॉल का जो है एक बल्ब चला के रखता था, तो वहाँ से एक रोशनी आती थी जो कि मेरे डोर को टच करती थी। तो डोर और लाइक फ्लोर में थोड़ा सा गैप होता है तो उसमें से बाकायदा लाइट विजिबल होती थी। तो मैं देखता हूँ कि कोई लड़की है, क्योंकि उसके बाल विजिबल हो रहे थे उसके शैडो में। तो मैं शैडो देखता हूँ एक लड़की का जो कि क्रॉल कर रही है, क्रॉल कर कर के आगे बढ़ रही है। तो जैसे मैंने ये देखा तो फर्स्ट थॉट मेरे दिमाग में ये आई कि कोई अंदर आ गया है। तो मैंने फटाफट जल्दी से दरवाज़ा खोला है। तो आप बिलीव करें मिनहाज भाई कि वहाँ पे कोई था ही नहीं, वो सिर्फ शैडो वहाँ पे खड़ा हुआ था और मतलब जो क्रॉल कर रहा था सिर्फ शैडो ही था वो इटसेल्फ, और वहाँ पे कोई एंटिटी नहीं थी। और वो शैडो भी मेरे सामने 2 से 3 सेकंड के लिए रहा है मेरे सामने, और उसके बाद मेरी आंखों के सामने वैनिश हो गया। और मैं इतना ज़्यादा हवास भागता हो गया था उस वक्त कि ना मैंने अपना सेलफ़ोन उठाया, ना मैंने अपनी कोई चाबी उठाई, ना मैंने चप्पल पहनी है। मैं ऐसे भागा हूँ पागलों की तरह अपने अपार्टमेंट से कि मैं बिल्कुल, और ये बात थी सुबह के 5 बज रहे थे तकरीबन। मैं भागा हूँ और मैं बिल्डिंग के बिल्कुल एंट्रेंस पे जाके बैठ गया हूँ और मैंने वेट किया फिर अपने फ्रेंड के आने का, क्योंकि मेरे अंदर उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं अकेला जाऊँ उस अपार्टमेंट में। तो जब मेरा फ्रेंड आया वापस, मैंने उसको पूरी बात बताई, उसने मुझे काम डाउन किया। तो हम अंदर आए वापस अपार्टमेंट में। तो उसने फिर मेरे साथ खुलना शुरू हुआ। तो कहता है यार इतनी मुश्किलों से अपार्टमेंट मिला था, मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था। उसके साथ कुछ अलग वाक़यात हो रहे थे। उसके साथ ये वाक़या होता था कि वो कहता है यार जब भी मैं सोने के लिए लेटता था तो उसको विस्पर करने की साउंड आती थी। कह रहा यार वो विस्परिंग साउंड इतना डिस्टर्ब करती थी उसे, इतना डिस्टर्ब करती थी, तो इसलिए उससे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए वो सॉन्ग्स लगा के सोना शुरू हो गया था। फिर दूसरी चीज़ उसके साथ ये होती थी कि जब भी वो सो के उठता था उसके पूरे जिस्म पे नील पड़े होते थे। मतलब गहरे नील नहीं होते थे, हल्के हल्के नेक पे, शोल्डर्स पे, लेग्स पे नील पड़े होते थे, और लिटरली उसने मुझे दिखाया। तो जब ये चीज़ हुई इतना ज़्यादा तो फिर हमने ओनर से बात की। तो फिर ओनर ने कहा कि हाँ वो वैसा पिछले टाइम भी कोई फैमिली आई थी, उसने भी ऐसी कोई शिकायत की थी, लेकिन हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते, पर आप भी अब ऐसा शिकायत कर रहे हो तो आप अपना एडवांस वगैरह जो वापस ले लें। तो ये वाक़या था जो काफ़ी ज़्यादा स्पूकी था मेरे लिए। तो ये मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच मिनहाज भाई। मैं जो आज एक वाक़या सुना रहा हूँ वो नहायत ही अजीब-व-ग़रीब वाक़या है यार। और ये मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे ये बस समझ लें कि अब जब ये वाक़या हुआ तो हैरत की इंतहा नहीं रही जब ये मेरे साथ वाक़या हुआ। हुआ कुछ यूँ कि आई वाज़ इन दुबई एंड आई हैव स्टार्टेड माय ओन कंपनी, डिज़ाइन स्टूडियो एंड एडवर्टाइजिंग देयर इन 2010, और 2011 तक मैं वहाँ पे काम करता रहा था। उसी असना में मैं अलबर्शा पे रहता था, और उसी वजह से मैं एक फ्रांस से फैशन डिज़ाइनर थी और क्यूरेटर थी जो शो होते थे वो ऑर्गेनाइज़ करती थी। नाम मैं नहीं बताऊंगा उनका, लेकिन वो उनका मेरे पास मैसेज आया कि आमिर आई एम लॉन्चिंग अ फैशन मैगज़ीन इन दुबई फ्रॉम मीडिया सिटी, तो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। मैंने कहा मैं हेल्प कर दूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं आ रही हूँ, तो लेट्स मीट। खैर वो आई और हमारी मुलाकात हुई मरीना में, दुबई मरीना में। तो शी वॉज अ यंग लेडी, 27 एज होगी, 26-27, एंड शी वॉज फ्रॉम पेरिस। और वो थी, आप समझ लें, उनकी जो ओरिजिन थी कंट्री की वो ट्यूनिस से थी, टनीशियन थी और मुसलमान थी। तो वो बड़ी खुश आई और हमारी एक मीटिंग हुई स्टारबक्स पे। फिर मेरे साथ एक बड़ी मशहूर फर्म है जो कराची की,
उनके एक साहब भी मौजूद थे, उनको भी मैंने इनवाइट कर लिया था, जो फ़ैशन शोज़ करते थे। मुख्तसरन ये कि हम बैठे खाना खाने फूड कोर्ट में, फिर खाने का वक्त हो गया तो हमने दोपहर के वक्त खाना मंगा लिया। अब फूड कोर्ट में आपने देखा होगा बड़ी छोटी सी टेबल्स होती हैं बाज़ दफ़ा, जो क्लोज बैठते हैं। तो हम दो इधर बैठ गए, वो सामने बैठ गई और खाना हमने खाना शुरू किया। अच्छा, जैसे ही खाना खा रहे थे तो मैंने जब उनको देखा, उसको लड़की को, बड़े अच्छे हेल्दी इन्वायरमेंट में गुफ्तगू हो रही थी, बिजनेस टॉक थी। तो एकदम मैंने उसे देखा और मैंने आंखें नीचे कर ली, और फिर मैंने उसे देखा, आंखें एकदम नीचे कर ली, तो उसको ये महसूस हो गया कि जैसे मेरे एक्सप्रेशंस से डिफरेंट हो गए थे, तो उसने ये महसूस कर लिया। आप यकीन जाने उसने फ़ौरन मुझसे सवाल किया कि आमिर तुम क्या देख रहे हो? तो मैंने कुछ नहीं, और मैंने खाना शुरू कर दिया। तो मेरे साथ जो दूसरे वो थे वो भी मुझे देखने लगे, मेरे कुलीग। उसने कहा नहीं नहीं बताओ तुम क्या देख रहे हो? तो मैंने कुछ नहीं, सेकंड टाइम मैंने उसे बोला। तो उसने तीसरी दफ़ा इंसिस्ट की मुस्कुरा के किया, तुम क्या देख रहे हो मुझे, मेरे चेहरे में? तो मैंने ब्लंटली बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे कहा कि मुझे एक बूढ़ी औरत नज़र आ रही है तुम्हारे चेहरे में। कभी वो आती है, कभी इमेज फ्लक्चुएट हो जाता है, जैसे गायब हो जाता है, हल्की सी इमेज नज़र आती है उसकी, और तुम बैकग्राउंड में चली जाती हो और वो फोरग्राउंड में आ जाती है बूढ़ी औरत। तो वो मुस्कुराई और उसने कहा अच्छा क्या तुम उसे देख सकते हो? अब ये वो एक मोमेंट थी जब वो जो मेरे साथ बैठे थे वो भी घबरा गए, फैशन के ऑर्गेनाइज़र थे वो भी फैशन शोज़ के, और वो मुस्कुरा के उसने कहा अच्छा तुम इसे देख सकते हो, यू कैन सी हर? मैंने कहा हाँ मुझे नज़र आई है। तो उसने दूसरा सवाल मुझसे भी किया कि आमिर क्या एज है इसकी औरत की? तो मैंने कहा कि 80 प्लस है, 85 86, काफ़ी बूढ़ी औरत है। तो कह रही अच्छा, और क्या कर रही है? तो मैंने कहा क्या मतलब? कही तुम्हें कैसे नज़र आ रही हो, गुस्से में है या क्या एक्सप्रेशंस हैं उसके? मैंने वो मुस्कुरा रही है मुझे देख के। उस पे वो उसने कहा बड़े मज़े से, उसने कहा अच्छा शी लाइक यू, और उसने आंखें नीची कर ली, फिर खाने लगी और फिर कह रही आमिर तुम देख सकते हो इसे। तो दैट वाज अ मोमेंट, जो वो बीच में बैठे हुए थे साहब, मेरे कुलीग दोस्त, उन्होंने कहा ये क्या बातें हो रही हैं, क्योंकि इट वाज ए ऑफिशियल मीटिंग फॉर ए फैशन मैगजीन लॉन्च फ्रॉम दुबई मीडिया सिटी। तो वो भी मुस्कुराने लगी कि अच्छा तुम देख सकते हो, और हमने ये गुफ्तगू शुरू कर दी। तो मैंने कहा ये कौन है? तो उसने कहा ना शी लाइक्स यू, अगर वो मुस्कुरा रही है, और खाना खाने लगे। खैर फिर उसने कहा कि मेरे साथ है कुछ, तो बड़ा अजीब लगा हमें। अच्छा ये तो हो गया वाक़या। उसके बाद उसने फिर, मैंने उससे पूछा कि यार ये क्या माजरा है? तो उसने कहा देखो मैं पिछले महीने इसलिए नहीं आ सकी कि मेरे वालिद का जुमे को इंतकाल हो गया था, तो मैं tunisia चली गई थी, ट्यूनिस। और मेरे वालिद बड़े नेक आदमी थे, उनके जुमे के दिन इतर लगा के जा नमाज पे सिजदे में उनका इंतकाल हुआ। और सेम मेरे दादा जो थे, उनकी नाम से एक मस्जिद भी है tunisia में, तो उनका भी ऐसे ही हुआ था, इतर लगा के तैयार हुए, जुमे की नमाज में सिजदे में गए और उनका भी इंतकाल हो गया था। तो ऐसे ही मेरे वालिद के साथ भी हुआ। तो मैंने कही तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, मतलब इसमें बड़े ऑनर की बात है ये तो, कि नमाज में जाए नमाज पे इंतकाल हुआ। तो फिर मैंने कहा ये क्या माजरा है? तो उसने कहा देखो मैं 13 साल की उम्र से, तुम यकीन नहीं करोगे, मैं अपने दादा के साथ जन्नात उतारती हूँ, हमारे यहाँ बड़ी कॉमन सी चीज़ है। तो मैंने कहा बट तो यू आर इन पेरिस? तो कह रही नहीं, छोटी थी जब मैं, तो मैं उनके साथ जाती थी ऐसी जगहों पे, और मुझे मालूम है कि कोई भी जिन पोजेशन कोई हो जाए किसी पे तो उसको कैसे उतारा जाता है। अब ये एक बड़ी अजीब बात थी कि एक तो वो छोटी लड़की और दादा के साथ इतनी मतलब डेयरिंग के वो जन्नत उतारती है। तो उसने कहा कि अभी कुछ से पहले एक वाक़या हुआ पेरिस में, कि मैं अपनी एक दोस्त के यहाँ गई, एंड शी इज़ फ्रेंच, वहीं की है। तो मैं उसके यहाँ गई तो उसके एक बहन थी उसके घर में, जो लेटी हुई थी बिस्तर पे, बहुत ही ऐसी थी जैसे कोई स्केलेटन हो, मतलब उसकी
स्किन हड्डियों से जुड़ी हुई थी, उसके सर भी उसका ऐसा था जैसे स्कल होता है, लेकिन बहुत बीमार और बहुत कमज़ोर। तो मैंने उसने जब मुझे मिलवाया उससे, उसने सलाम किया, उसने आँखों के इशारे से जवाब दिया, इसकी बड़ी बहन थी। तो मैंने उससे मालूम किया कि ये क्या माजरा है, इसको कोई बीमारी है? तो उसने कहा कि इसको कोई बीमारी तो है, लेकिन वो डायग्नोज़ नहीं हुई है अभी तक। तो मैंने चलते-चलते उसे देखा था ऐसे ही, फिर मैंने कहा क्या मैं इसके पास थोड़ी देर बैठ सकती हूँ? तो उसने कहा श्योर, हम बैठ गए उसके पास। आप यकीन करो, उसने कहा आमिर, मैंने जब उसको देखा तो मुझे इल्म ये हुआ कि उसके पास उसके वो पजेस्ड है और कई सालों से, और उसके ऊपर 7 जिन्नात हैं। अच्छा, ये ज़हन में रखिए कि मैं ये जिससे बात कर रहा हूँ वो मॉस्को में फ़ैशन शो करती है, फ़ैशन डिज़ाइनर है और मशहूर है काफ़ी ना। तो ये वो बात कर रही है, जबकि हमारा टॉपिक सिर्फ उसकी जो छवि मुझे नज़र आई उसके चेहरे में, एक बूढ़ी औरत की, यहाँ से ये टॉपिक एकदम मीटिंग चेंज हो गई ना। तो उसने कहा कि जब मैंने उसको बताया, मैंने कहा तुम एक बात पे यकीन करोगी जो अपनी दोस्त से, कि तुम्हारी बहन को कोई बीमारी नहीं है और ये बिल्कुल सही है, लेकिन शी इज़ पजेस्ड। तो वो हैरान हुई, इसने कहा क्या ये क्या बात कर रही हो? तो मैंने उससे कहा अगर तुम यकीन नहीं करती इस चीज़ पे तो लेट मी हेल्प यू, तो ये तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या मसला है, और इसकी बीमारी कोई नहीं है। इसकी बीमारी इसी वजह से है कि जो इस पे हावी हैं जिन्नात, वो इसकी सेहत को ख़राब कर रहे हैं। और सुनने में ये भी आया था कि जैसे वो ब्लड पी जाते हैं इंसान का ना, अंदर अंदर उनकी ग़िज़ा होती है। ये तो मैं दूसरा वाक़या बताऊंगा आपको। तो कह रही, मैंने उससे इजाज़त मांगी, पहले तो वो यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन जब मैंने कुछ अरसे तक उस पे और काम किया और उसको एक आध दिन बैठ के लेके बैठी और वो 7 जिन्नात को मैंने उसके अंदर से निकाला, आज वो बिल्कुल सही है, सेहतमंद है, उसकी एकदम हेल्थ बेहतरीन हो गई और वो नॉर्मल हो गई। तो बहुत शुक्रिया अदा करती हैं उसकी मदर और वो दोस्त, क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों को नहीं पता चलता इस मॉडर्न वर्ल्ड में कि हो क्या रहा है और क्या बीमारी है या ये पोजेशन है। तो इसको डायग्नोस करना आसान नहीं होता, हर एक का काम नहीं है। अच्छा, ये भी बात भी हो गई। खैर, हमारी 2-3 दिन मीटिंग्स होती रहीं और हम अपने फैशन मैगज़ीन पे बात करते रहे। एक दिन उसने मुझे कॉल की, उसने कहा कि एक और मैं तुम्हें बात बताती हूँ आमिर, एमिरेट्स मॉल में हम बैठे, बॉर्डर्स के अंदर, आपको पता है किताबों की बहुत बड़ी दुकान है, तो उसी के अंदर एक कॉफ़ी स्टारबक्स होती है वहाँ पे। तो हम बैठे तो उसने मुझे कहा तुम्हें एक और अजीब सी बात बताऊं कि एक इत्र आता है, देयर इज़ अ परफ्यूम अतर, कि जो दादा मुझे लगाते थे और हम लगाते थे जब भी हम पोजीशन उतारने जाते थे कहीं। तो मैंने कहा अच्छा, अब ये मेरे लिए बिल्कुल नई बातें थी। तो मैंने कहा अच्छा, उससे क्या होता है? तो उसने कहा वो इत्र लगा के समझ लो, जब भी कोई कहीं जाता है तो जो भी पोजीशन या घर हॉन्टेड होता है ना, उसके जिन्नात अलर्ट हो जाते हैं कि ये कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी आ रहा है और उतारने वाला आ रहा है जिन, क्योंकि एक ख़ास इत्र है जिसकी खुशबू से वो घबराते हैं कि जो भी अंदर आ रहा है ये एक्सपर्ट है और ताकतवर है इंसान। ये भी मेरे लिए एक बड़ी नई सी बात थी। अच्छा, फिर उसने मुझे ले जाके एमएस मॉल में, ये एक जो सेंटर में आपने देखा होगा परफ्यूम के क्यूब्स बने हुए होते हैं, स्टॉल्स, छोटे छोटे, छोटे तो नहीं होते, 10 बाय 10 फीट के होते हैं। तो उसमें एक जगह गई, अरब कोई इजिप्शियन बैठा था, उससे इसने अरबी में बात की, चेक करती रही, मैं खड़ा रहा साथ। फिर एक परफ्यूम पे वो 7-8 परफ्यूम देखने के बाद रुकी और उसने कहा ये वाला, और उसने कहा आमिर हाथ लाओ। उसने मेरे परफ्यूम लगाया, वो वाला कहा ये इत्र है जो जो इनको डरा देता है बाज़ दफ़ा जन्नत को। तो आप यकीन करें मिनाज कि जब मैंने उसे सूंघा है, यार ना उसकी खुशबू थी कोई बहुत अच्छी, ना उसकी कोई बदबू थी। मतलब मैं एक्सप्रेस और नहीं कर पा रहा, ना मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ वो क्या चीज़ थी, लेकिन बड़ा अजीब-व-ग़रीब किस्म का इत्र था। तो उसने उससे पूछा ये कहाँ से आया तुम्हारे पास ने? तो उसने कहा, अरबिक में दोनों बात कर रहे थे, उसने कहा ये इंडिया से आया है। अब ये 2 फिनोमेनॉन जो ऐसे थे जो मेरी समझ में नहीं आए, लेकिन ये एक्सपीरियंस किए मैंने। और उसने एक और बात बताई थी जो मैं आपके लिसनर्स को भी बताना चाहता हूँ और इस आपके प्रोग्राम के थ्रू पहुँच जाए,
कि जो आदमी परेशान होता है या उसके ऊपर एकदम उस फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं या उसको कुछ महसूस हो रहा हो कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, उसका अचानक होने लगे या घबराने लगे, वो बीच की नमाज़ असर और मगरिब कोशिश करके मस्जिद में पढ़े। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा इसकी वजह? कह रही बस क्योंकि वहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। मस्जिद में आप जब नमाज़ पढ़ेंगे तो वहाँ आपको नहीं पता कौन कौन होता है। बहुत सारे अल्लाह वाले होते हैं, बहुत अल्लाह के करीब लोग होते हैं, कुछ जिन्नात भी होते हैं इंसानों की शक्ल में, और उनकी एनर्जीज इतनी पॉजिटिव होती हैं कि जब आप स्पेशली मगरिब और असर, उसने बोला था क्या तुम मतलब जब भी जमात के साथ पढ़ोगे ना मस्जिद में, तो ये एनर्जीज तुम्हारी जो अपनी एनर्जी हैं ना वो बहुत पावरफुल हो जाएंगी और ये चीज़ें दूर होने लगेंगी। तो मैंने सोचा ये भी डिस्कस किया जाए आपसे कि अल्लाह करे उसकी इफादियत हो लोगों को कि वो मस्जिद में जाके, वैसे तो तमाम पढ़नी चाहिए लेकिन ख़ास तौर पे बीच की नमाज असर और मगरिब की नमाज वो मस्जिद में अदा करें जमात के साथ। यार ये वाक़या था जो मैं शेयर करना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, आई हैव टू स्टोरीज। तो पहली स्टोरी छोटी सी है तो वो बताती हूँ, उसके बाद दूसरी स्टोरी बताती हूँ। पहली स्टोरी ऐसी है कि मेरी एक कलीग है ऑफिस में एंड शी इज अफ्रीकन। तो वो एथियोपिया से दुबई जब मूव हुई तो उनके पास अभी कोई जॉब नहीं थी। शी वाज ऑन विजिट वीजा जैसे नॉर्मली होता है। तो शी वाज वेरी हैंड टू माउथ, मतलब 1 माह तो सही गुजर गया उनका और वो जॉब ढूंढती रही, बट इट वाज वेरी हार्ड फॉर हर टू फाइंड सम जॉब क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे उनकी नेशनैलिटी को लेके और ब्ला ब्ला। तो खैर 1 माह तो गुजर गया, लेकिन उसके बाद उनके पास कुछ पैसे वगैरह नहीं थे, कुछ स्पेंडिंग के लिए, कुछ खाने पीने के लिए। और ये वाकया उन्होंने मुझे ऑफिस में बताया। एक दिन हम बात कर रहे थे तो उस दौरान तो वो कहती हैं कि एक दिन मैं इस तरह घुटनों पे बैठी और शी इज क्रिश्चियन, तो गॉड के आगे बड़ा रोई गिड़गिड़ाई कि मुझे कोई जॉब मिल जाए। तो कहती हैं कि शाम को ऐसा हुआ कि मैं बाहर गई कुछ चक्कर शक्कर लगाने के लिए, चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय तो 1-2 दिरहम में अवेलेबल होती है, तो चाय पीने के लिए। और उसके बाद मैं वापस आ रही थी। तो वो रहती हैं दुबई के एक एरिया सतवा में। तो कह रही हैं वहां से मैं वापस आ रही थी और वो जिस बिल्डिंग में रहती हैं वो शेयरिंग में रहती हैं, बेड स्पेस पे रहती थी। तो शी सेड के मैं आ रही हूँ, तो जो उनकी बिल्डिंग का एलिवेटर है वो काफी ज्यादा बिजी रहता था, तो मैं बाहर वेट कर रही थी अपने फ्लोर पे जाने के लिए। तो उसी देर में मेरे साथ एक अरेबियन लेडी आके खड़ी हो जाती हैं। तो वो मुझसे पूछती हैं हाउ आर यू डियर एंड कहाँ से हो आप, कैसा जा रहा है सब। तो मैंने कहा या ऑल गुड, और मैंने बताया कि मैं इस तरह इथियोपिया से हूँ। और इस तरह कहती है हमारी कुछ थोड़ी सी बात हुई और उसी असना में लिफ्ट आ गई और सिर्फ वो और मैं थी। हम लोग उसमें गए और मैंने अपने फ्लोर को प्रेस किया, मेरा 9th फ्लोर था, उनको 4th फ्लोर पे जाना था। और जैसे ही 4th फ्लोर आया उन्होंने मुझे खुदा हाफिज बोला और उसके बाद वो वहां से गुजर गई। बट आई नोटिस्ड कि उनके बैग से कुछ पैसे गिर गए, तो आई पिक्ड इट अप और इतनी देर में एलिवेटर मेरे फ्लोर पे आ चुका था। मुझे पता नहीं था कि वो 4th फ्लोर पे कहाँ पे रहती है। उनके कुछ पैसे गिरे, राउंड अबाउट 1500 to 1800 दिरहम था वो। तो वो कहती हैं कि मैंने उठा लिया और मैंने कहा कि मैं ऐसा करती हूँ वापस नीचे जाती हूँ और जो बिल्डिंग का केयर टेकर है उसको जाके कहती हूँ कि 4th फ्लोर पे, क्योंकि कैमरास हर फ्लोर पे लगे होते हैं, तो कैमरा में देख के बताएं कि ये जो अभी लेडी थी मेरे साथ वो कहाँ पे गई हैं, कौन से उनका अपार्टमेंट नंबर है, ताकि मैं उनके पैसे उनको रिटर्न कर सकूँ। तो कहती हैं कि मैं 9th फ्लोर से वापस आई ग्राउंड फ्लोर पे और मैं जो वहाँ पे केयर टेकर था उसके पास गई और उनको मैंने सारी स्टोरी बताई। तो वो कहते हैं कि ओके मैम गिव मी 5 to 10 मिनट्स, मैं अभी कैमरा में आपको चेक करके बताता हूँ। खैर कहते हैं कि उन्होंने जब चेक किया तो वी वर एस्टोनिश्ड कि मैं अकेले ही आ रही थी और मैं वहाँ पे अकेले ही वेट कर रही थी और मैं एलिवेटर में भी अकेले ही गई, वहाँ पे कोई भी मेरे साथ नहीं था।
तो कहती मैं बड़ा हैरान हुई कि मतलब मेरे साथ लेडी थी, हम बात कर रहे थे, उनके पैसे गिरे और वो 4th फ्लोर पे उतरी, लिफ्ट खुली भी, सब कुछ हुआ, बट कुछ भी कैमरा में नहीं था। तो पता नहीं कौन था, किसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से हेल्प आई उनके लिए, बट हाउ शी सर्वाइव्ड। ओके, और द अदर स्टोरी वो ऐसा है कि मैं रहती हूँ बर्शावन में, दुबई में। तो वहाँ पे कुछ लोगों से मेरे भी मतलब जो कम्युनिटी है उनसे बातचीत हुई, कुछ दोस्तियाँ डेवलप हुई, कुछ दोस्त बने। तो हम अक्सर इस तरह करते हैं कि 9 to 6 हमारा ऑफिस होता है और उसके बाद हम चाय के लिए बैठते हैं और कुछ देर 1-2 घंटा हम बैठ के गपशप करते हैं। तो खैर अब ऐसा होता है एक दिन कि हम लोग, मतलब मेरा तो यही है, मैं किसी के साथ भी बैठूं तो यही पूछना शुरू कर देती हूँ कि कोई हॉरर या कोई क्रीपी स्टोरी या कुछ अजीब हुआ हो आपके साथ तो बताएं। तो 1-2 नए दोस्त बने वहाँ पे मेरे, तो हम लोग बैठे चाय पी रहे थे, तो ऐसे ही बात स्टार्ट हो गई। जो मेरे साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए थे मैंने उनको बताए, अब मैं चाह रही थी कि वो कुछ शेयर करें। तो वहाँ पे एक दोस्त था मेरा, तो ही वाज टेलिंग मी कि वो जिस बिल्डिंग में अभी रहते हैं वहीं पे तकरीबन 4 से 5 माह पहले एक वाकया उनके साथ ऐसा हुआ कि वो जिस बिल्डिंग पे रहते हैं वो उसकी 10th फ्लोर पे रहते हैं और उनके सामने ही एक और बिल्डिंग है जहाँ पे मतलब उनकी बैल्कनी से सामने वाला जो अपार्टमेंट है वो नजर आता है सब कुछ, और उनका वो जो दरवाजा है या जो स्लाइडर है वो ग्लास का है, तो अंदर भी कई दफा नजर आता है जब लाइट वगैरह ऑन होती है। तो वहां पे एक लड़की रहती थी और वो एक सिंगल पार्टीशन रूम था उस दूसरे वाले बिल्डिंग का। तो वो जो लड़की रहती थी उसकी भी बाहर बैल्कनी थी, लेकिन उसकी बैल्कनी हार्डली 3 या 4 फुट की दरमियान में फासला था और फिर बैल्कनी थी। तो वो कहते थे कि अक्सर जब मैं बैल्कनी में स्मोक के लिए जाता था तो वो बिल्कुल सामने होती थी, लाइट जल रही होती थी रूम की, तो मैं मतलब ऐसे ही है तो गलत बात लेकिन चीजें ऑब्जर्व कर रहा होता था कि वो लड़की आती है, काम करती है, नॉर्मल उसकी ये रूटीन होती थी। कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं वैसे ही अपनी रूटीन के साथ बालकनी में बैठा स्मोक कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि उस लड़की की रूम की लाइट ऑन होती है, लेकिन वो क्योंकि वो रूम इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, आपको पता होएगा कि मोस्टली जो पार्टीशन रूम होते हैं वो कंजस्टेड होते हैं, इतने बड़े नहीं होते, क्योंकि वो अलमारी और बेडरूम बेड होता है वो बिल्कुल साथ साथ होते हैं, ज्यादा फासला नहीं होता उसमें। तो शी वाज लेइंग ऑन हर बेड कि उसके रूम की लाइट ऑन होती है, तो ही एज्यूम कि शायद वो जो बटन है वो बेड के बिल्कुल साथ होगा। वो उठी अपने बेड से, उन्होंने जाके अपना कबर्ड खोला और वहां से कपड़े निकालना शुरू कर दिए, सारे कपड़े गिरा के दोबारा बेड पे जाके सो गई। तो उनको लगा कि शायद शी स्लीप वॉकिंग। अब दूसरे दिन फिर ऐसा हुआ कि उनके रूम की लाइट ऑन हुई, वो फिर उठी, फिर उन्होंने अपने सारे कपड़े इस तरह से निकाले और जो कबर्ड था उसमें जाके अपने सर मारना शुरू कर दिया। अब ये चीज उनको बड़ा अजीब लगी, लेकिन 1-2 हिट्स के बाद वो दोबारा फिर लाइट ऑफ हुई और वो जाके अपने बेड पे लेट गई। तो उनको ये बड़ा अजीब लगा। अब उनका मतलब वो ना चाहते हुए भी उनका वो होने लग गया कि आज फिर मैं यहीं पे बैठूंगा और देखूंगा कि ये क्या चलता क्या है इस लड़की के साथ, नहीं तो मैं इससे बात करता हूँ कि अगर तुम्हें किसी मेडिकल सिचुएशन की जरूरत है तो अपना ट्रीटमेंट करवाओ। तो इस दिन वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ पर्दा हटा हुआ था, लेकिन वो जो लेडी थी शी वॉज एन इंडियन। तो और वो जो लड़का है वो दोस्त है मेरे, वो इस्लामाबाद से हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो सामने लेटी हुई हैं और मुझे ऐसा फील हुआ जैसे वो बेड से उठना शुरू हो गई है और वो फ्लोट कर रही है। तो कहते हैं मुझे बड़ा क्रीपी लगा ये चीज, तो मैंने एकदम से अपने आप को मतलब झटका दिया कि कहीं मैं नींद में तो नहीं चला गया, मैं क्या देख रहा हूँ। बट कहते हैं कि मुझे लगा कि जैसे वो फ्लोट कर रही है और वेरी सेकेंड मोमेंट वो बिल्कुल अपने बेड पे थी। तो कहते हैं मैंने इग्नोर कर दिया और मैंने अगले दिन, मेरा दोस्त वीकेंड था तो मेरा दोस्त भी आया हुआ था, तो मैंने उनसे कहा कि यार इस घर में बड़ी अजीब अजीब चीजें होती हैं, पता नहीं बेचारी स्लीप वॉक करती है, थकी होती है, क्या होता है उसके साथ मामला। तो आई थिंक हमें इससे बात करनी चाहिए, उसको किसी मेडिकल सिचुएशन की जरूरत ही नहीं हुई। तो उन्होंने कहा ओके आज बैठते हैं, देखते हैं अगर कुछ होता है। कहते हैं कि हम वहां पे बैठे तो थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ कि उस लड़की की रूम की लाइट ऑन हुई। वो अपने बेड से उठी, उसने स्लाइडर हटाया और आके उसने उसके एक स्टूल पड़ा होता था बालकनी में और वहां पे आके बैठ के उसने हमें स्ट्रेट घूरना शुरू कर दिया। मतलब उसे ऐसे लगा कि जैसे हम उसको देख रहे हैं, उसको हम नोटिस कर रहे हैं, वो हमें घूरे जा रही है। कुछ देर बाद
मतलब 1-1.5 मिनट उसने हमें स्टेयर किया, हमें अजीब से चिल्स आए। कुछ देर बाद वो अपने स्टूल पे खड़ी हुई और उसके जेस्चर से ऐसे लग रहा था जैसे वेरी नेक्स्ट मोमेंट वो जंप कर देगी। लेकिन इतनी ही देर में किसी ने अंदर से उसे खींचा, कहते हैं बकायदा हमें हाथ तो पूरा नजर नहीं आया लेकिन उसके फिंगर्स नजर आए कि किसी ने उसको बाजू से खींचा, क्योंकि बैल्कनी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, 4-5 फुट की बैल्कनी थी, तो कोई भी हाथ अंदर से खींच सकता था। उसको खींचा वापस और स्लाइडर बंद हुआ, कर्टन्स आगे हुए एंड दैट्स इट। कहते हैं कि मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं यार, ये ना होता कि वो जंप कर देती, वो वाकई कहीं स्लीप वॉक में है, तो हम ऐसा करते हैं उसकी बिल्डिंग में जाते हैं, नीचे जो वॉचमैन है उससे बात करते हैं कि इस फ्लोर पे जो लड़की रहती है इस वाले रूम में, उसका पता करें और वो बताएं हमें। खैर वो गए तो उन्होंने कहा कि नहीं देखिए, इस टाइम तो सोने का टाइम है, तो हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लेकिन मैं सुबह पता कर लूंगा, हम ख्याल रखेंगे कि कुछ ऐसा हो ना। कहते हैं कि अब हम लोग पूरी रात बैठे रहे वहीं पे। तो खैर हम गए, अगले दिन सुबह हुई तो हम दोबारा वॉचमैन के पास गए कि तुमने उस लड़की से बात की? तो कहते हैं हाँ मैंने बात की थी, लेकिन वो कह रही है कि मैं तो नॉर्मली सोई होती हूँ। खैर अब उन्होंने किसी तरह कन्विंस किया कि हमें उस लड़की से बात करनी है, हमें मिलना है उस लड़की से, हमें उसके साथ कुछ वियर्ड लग रहा है, खुदा ना ख्वास्ता वो कुछ कर ले तो ये अच्छी चीज नहीं है। खैर वो बड़े इंसिस्ट करने पे उसने, उनके पास रिकॉर्ड होता है कि कौन कौन लोग रह रहे हैं, तो उसने बताया उस लड़की का। तो वो मिले उस लड़की से, वो उन्होंने उससे पूछा कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप डिप्रेशन में हो या काम का स्ट्रेस है, क्या मसला है, हमने आपके साथ ये होता देखा है। तो शी सेड कि नहीं ऐसा तो नहीं है, मुझे याद नहीं है, बट उसने बातों बातों में थोड़ी देर बाद ये बताया कि मेरे शोल्डर्स पे और बैक पे कुछ मार्क्स वगैरह हैं, और मुझे नहीं पता कि वो मार्क्स कैसे आए हैं, जैसे नील पड़ता है बॉडी पे। तो अब वो भी थोड़ा सा कंसर्न थी कि इन लोगों ने अगर 3 से 4 दफा ऐसा देखा है तो झूठ तो नहीं बोलेंगे ये भी। तो खैर उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा वियर्ड फील हो रहा है, तो हम शायद अगर किसी से बात कर सकते हो। तो उनका एक दोस्त था जानने वाला, ही वाज अ साइकिक। तो उन्होंने कहा कि दैट गाय स्टेज इन अजमान, तो हम प्लान करते हैं, कल संडे है तो हम ऐसा करते हैं, चलते हैं। तो उन्होंने कहा चलें सही है, हम चलते हैं। खैर वो उस साइकिक बंदे के पास जाते हैं, तो वो भी इंडिया से ही थे, केरला से। तो उसके पास गए और वो लड़की भी इंडियन थी। तो वो जब उस लड़के के पास गए, उन्होंने उनसे कुछ क्वेश्चंस किए, उन्होंने कुछ आंसर्स दिए। तो उसके बाद उन्होंने उनसे पूछा कि पिछले 2 से 3 वीक में तुम्हारे साथ कुछ वियर्ड एक्टिविटीज हुई हैं? पहले तो उसने निगेट कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, दिमाग पे जोर दो, तुम्हारी कोई बिलोंगिंग किसी के पास हो या तुम्हारे साथ कुछ वियर्ड हुआ हो। उसने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है। उसने कहा कि तुम सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो? शी सेड कि मैं एक रिलेशनशिप में थी, लेकिन यही पिछले 1-2 हफ्ते में हमारा ब्रेकअप हो गया। सॉरी आपने कुछ बोला मिनहाज? नहीं मैं सुन रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हमारा ब्रेकअप हो गया। उन्होंने कहा ओके, उससे रिलेटेड अगर आप मुझे कुछ बताएं तो बता सकती हैं तो बताएं। ऑल्दो इट्स योर प्राइवेट थिंग, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपके उस ब्रेकअप की वजह क्या थी। तो शी सेड कि एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मोस्टली ऐसा होता था कि मैं और जो उसका बॉयफ्रेंड था, हम लोग अक्सर जो वीकेंड पे डिनर किया करते थे। तो मैं अपने घर से डिनर बना के उसकी तरफ ले जाया करती थी। दैट गर्ल वाज लिविंग इन बर्शा, जिस एरिया में मैं रहती हूँ, और वो लड़का बुर्जमान में रहता था। तो उसने कहा कि मैं उसकी तरफ अक्सर ले जाया करती थी। तो इस दिन मैंने सोचा कि मैंने उसको बोला कि मैं इस दिन इस वीकेंड पे नहीं आ रही हूँ, तो आई थॉट कि मैं उसको सरप्राइज दूंगी। तो मैं उसके लिए उसका पसंदीदा खाना बना के लेके गई, और उसका जो फ्रेंड था वो भी इंडिया से ही था। तो मैं बना के उसकी तरफ ले गई। कहती है कि पहले तो मैं दरवाजे पे जाके बेल्स देती रही। वो अपने एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहता था लड़का। तो कहती है पहले तो मैं जाके बेल्स देती रही, 4-5 बेल्स दी, किसी ने नहीं उठाया। फिर मैंने कॉल की। जब घर के अंदर से मुझे रिंग की कॉल आई, तो मेरे को मतलब रिंग की आवाज आई, तो आई गॉट इट कि वो घर में ही है। तो मैंने कहा थोड़ा वेट करती हूँ, हो सकता है वो बाथरूम में हो। खैर कहती है थोड़ी देर बाद उसने दरवाजा खोला, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा दरवाजा खोला, और मुझे देख के कहता है कि तुम कहाँ से आ गई हो, तुमने तो आना नहीं था। तो मैंने उसको कहा हटो, मुझे अंदर तो आने दो। तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं। कहती है कि अब मैं थोड़ी सस्पिशियस हो गई कि ऐसे क्यों कर रहा है। तो कहती है मैंने थोड़ा सा आगे की तरफ होके देखा, तो मैंने देखा कि 4 से 5 दोस्त उसके जमीन पे बैठे हुए हैं, एक दीवार की तरफ मुंह करके। और उसकी वो जो दीवार थी, उस पे
एक पेंटिंग लगी हुई थी एक स्नेक की, कोबरा जैसे होता है वैसे एक स्नेक की पेंटिंग लगी हुई थी। तो सब उसकी तरफ फेस करके बैठे हुए थे 4 से 5 लोग। और इसने मुझे कहा कि तुम अभी जाओ, मेरे दोस्त आए हुए हैं तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहता, तुम बस चली जाओ। कहती खैर मैं बड़ा डिसहार्ट हुई और गुस्सा होके कि मैं इतनी दूर से तुम्हारे साथ डिनर बना के लाई हूँ करने के लिए और तुम मिल भी नहीं रहे हो। कहती मैं घर आ गई, आके मैंने अगले 2 दिन ना कोई कॉल ना कोई मैसेज करा, और उसके बाद तीसरे दिन उसकी मेरे को कॉल आई एंड ही सेड के कैन यू कम ओवर। तो मैंने कहा क्यों, अब क्या है? ही सेड के हम डिनर करेंगे और मेरे ही प्लेस पे बनाएंगे। मैंने कहा ओके। खैर कहती हैं कि मैं उसकी तरफ गई, हमने ग्रोसरी वगैरह की और हमने कहा चले अब बनाते हैं। कहती हैं कि ही सेड के ओके तुम ये काटो सब्जी वगैरह, मैं वॉशरूम से होके आता हूँ। तो कहती हैं कि मैं सब्जी बना रही थी, मेरे हाथ में नाइफ था और पीछे से ये आए हैं वॉशरूम से फारिग होकर एंड ही स्टार्टल्ड मी। तो मैं एकदम से डर गई हूँ कि ये क्या हुआ है, और वो नाइफ मेरे उंगली पे लग गया। वो उंगली पे नाइफ लगा तो इन्होंने क्या करा कि पानी का ग्लास पास में पड़ा हुआ था, उसमें मेरी उंगली डुबो दी। कहते हैं कि इसमें उंगली रखो अभी सही हो जाएगा, और उस पानी के ग्लास में मेरे कुछ जो ड्रॉप्स थे ब्लड के वो मिक्स हो गए। उसके बाद उसने उसको ढक के साइड पे रख दिया। यहीं पे वो साइकिक को कह रही है कि कहीं मेरी बिलोंगिंग कुछ ये तो नहीं है, या कुछ ये वियर्ड मेरे साथ हुआ था जो मुझे वियर्ड लगा, तो कुछ ऐसा तो नहीं है। उस साइकिक ने कहा कि नहीं नहीं आप अपनी पहले जो बात है उसे कंटिन्यू करो एंड लेट मी असेस कि क्या बात है। तो कहती हैं कि उसने उसको कवर करके ग्लास को रख दिया। तो मैंने कहा रिजनेश इसे फेंको। तो ही सेड कि मैं बाद में रिमूव कर दूंगा, तुम अपना हाथ सही करो और ऐसा करो कि वाइंड अप करते हैं, अब क्या तुम बनाओगी, हाथ कट गया तुम्हारा, हम बाहर से ही डिनर करते हैं। तो मैंने कहा ओके। तो कहती हैं कि हमने वो बैंडेड किया और हम बाहर डिनर के लिए चले गए। उसके बाद से नेक्स्ट डे इसकी मुझे कॉल आती है कि अब हम साथ में नहीं रह सकते हैं, लेट्स वाइंड अप द थिंग्स। तो मैं कॉल्स करती रही, मैसेजेस करती रही, बट इसका नंबर वगैरह सब बन जा रहा था। और उसके बाद से मैं इसके फ्लैट पे गई, इसके फ्लैट भी ये खाली कर चुका था, वहाँ पे कोई नहीं था, मुझे पता नहीं ये कहाँ गया। तो एक दिन एक नंबर से कॉल आई इसकी एंड अननोन नंबर था, मैंने रिसीव किया एंड ही सेड कि मैं रिजनेश बात कर रहा हूँ, तो आई एम वेरी सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाह रहा था, बट मुझे लगा कि यही मुनासिब था हम दोनों के लिए। तो मैं पूछती रही कि रीजन क्या है, कि मेरे एंड से कुछ प्रॉब्लम हुई है या यू आर चीटिंग ऑन मी और ब्ला ब्ला कुछ भी। तो ही सेड कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गिव मी सम टाइम। मैंने कहा ओके। तो उसने कहा कि फिलहाल कंसिडर इट कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। आई सेड ओके, अगर तुम्हें ऐसा है तो ठीक है, आई विल नॉट फोर्स यू। तो उसके बाद कहती है कि ये खत्म हो गया और उसके बाद से शायद ये एपिसोड शुरू हुए, मेरे बॉडी पे मार्क्स आने वाले, और उसके बाद से ही शायद ये जो बता रहे हैं कि इन्होंने मेरे साथ ये होते देखा। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि कल वापस आओ, वो साइकिक ने बोला। तो ये नेक्स्ट डे फिर दोबारा उसके पास गए, तो ही सेड के तुम्हारी बिलोंगिंग वही उसके पास थी एंड मेरे जो मैंने असेस किए हैं चीज़ें और जो मेरे पास नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग वो किसी सैटानिक किस्म की रिचुअल में इन्वॉल्व थे एंड तुम उसका पार्ट होने वाली थी। लेकिन वो उस लड़के के दिल में रहम था या व्हाटएवर, सो जो भी था, उसने उन चीज़ों को एंड अप करना चाहा, लेकिन वो जो रिचुअल्स शुरू कर चुके थे वो कुछ चीज़ें तुम्हारे पीछे हैं। तो अब मुझे इतना इल्म तो नहीं है कि मैं उनसे तुम्हारी जान छुड़ा सकूं, बट जो मुझे समझ आती है वो ये है कि तुम यहाँ से मूव कर जाओ, तुम ये कंट्री छोड़ के चले जाओ। ये सेट के इतना इजी तो नहीं है, मेरी यहाँ पे जॉब है, मैं कहीं और कैसे जा सकती हूँ। बट उसने कहा कि तुम चले जाओ। उस लड़की ने कहा कि नहीं, खैर वापस तो उनको तो कह के आ गई ओके, लेकिन यहाँ पे आके उसने कहा कि इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी बिल्डिंग चेंज कर लूंगी या जगह चेंज कर लूंगी। अच्छा, कहती हैं कि जब मैं आई तो शाम में एक अननोन नंबर से कॉल आती है, मैं उठाती हूँ तो ये उन्हीं उसका फ्रेंड ही था। तो ही सेड कि देखो मुझे तुमसे एक बात करनी है, तुम आज जहाँ भी गई थी और उन्होंने उन्होंने तुम्हें जो भी सजेशन दी है दैट इज वेरी गुड फॉर यू। तो मैं हमारे दरमियान जो भी रिश्ता था उसकी रेफरेंस से तुमसे रिक्वेस्ट करके कहता हूँ कि तुम ये कंट्री छोड़ दो।
things are not good for you here, तो it's better for you to move. तो she said कि ओके। जब उसकी कॉल बंद हुई तो वो उन्हीं लोगों के साथ बैठी हुई थी, डिस्कस कर रही थी चीजें, जो कि मेरे फ्रेंड हैं। तो कहती हैं कि तभी उनका जहन बना कि इसको कैसे पता चला कि मैं कहीं जाने वाली हूँ या मैं किसी से मिली हूँ या किसी से बात हुई है। तो दे सेड के हो सकता है कि वो चीजें अभी भी तुम्हें ट्रैक कर रही हो, जो भी एनर्जीज तुम्हारे पीछे हैं, तो बेटर है। तो कहती हैं कि फिर मुझे रियलाइज हुआ कि शायद इट्स बेटर फॉर मी। तो फिर मैंने अपनी 1 हफ्ते में चीजें सब वाइंड अप की और फिर मैं वहां से ऑस्ट्रेलिया मूव कर गई। उसके बाद से दोबारा कोई एपिसोड नहीं हुआ मेरे साथ।